इसका आंसर सर कौन देगा? नील की खेती के लिए जो सर आंदोलन चल चंपारण रहा की था हार, उसी मतलब के लिए सत्याग्रह के लिए चंपारण चंपारण की में हार लाए थे, मतलब वही गांधी जी को पहली नील बार। की खेती के लिए जो चल रहा था सर आंदोलन। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन चल रहा था। इंडिगो प्लांटेशन यस में जो उनके फार्मर्स की खराब स्थिति थी, इसको लेकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन से 1916 में कहते हैं कि आप चलिए, और फिर जाके कोलकाता होते हुए उनको लेके जाते हैं चंपारण। वेरी फाइन। चौरी चौरा, चौरी चौरा कौन से स्टेट में है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्यास। अंकिता। गोरखपुर सर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वेरी फाइन। सर इसको इलाबोरेट कौन करना चाहता है? पूजा, आस्था, रवि, सिद्धि, अदिति, सोनी में से कौन बताना चाहता है ये क्या इंसिडेंट हुआ था, और कौन से उस समय इंडिया में नेशनल मूवमेंट में कौन सा फेज चल रहा था, कौन सा मूवमेंट चल रहा सर था? 22 पुलिसमैन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, एक्सपेल हुआ था और सर गांधी जी कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा मूवमेंट हुआ था था। जो कि कोऑपरेटिव वन एट मूवमेंट ए गांधी टाइम, जी छोड़ दिए वन एट ए 1922 में। टाइम एक कोई बोलेगा। सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छोड़ दिए थे गांधी जी गांधी जी 1922 उस टाइम में, और क्योंकि इंसिडेंट सर उन्होंने विड्रॉ कर दिया था इस अटैक हो गया था 4 ठीक फरवरी है, 1922 को। फाइन, वेरी फाइन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर देंगे रवि। सर एनी बेसेंट। क्यों भाई साहब, एनी बेसेंट क्यों हो गई? डब्ल्यू सी बैनर्जी थे क्या? उमेश चंद्र बैनर्जी थे कि नहीं थे? यस सर थे। यस सर। इस्टेब्लिश किसने करा इंडियन नेशनल कांग्रेस को? नाम बताओ उसका। एयू ह्यूम। वाह, बहुत बढ़िया। आदित्य पूजा, वेरी गुड। फाइन 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 फाइन। लेट मी आस्क यू फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो इस बार का 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? सर मलाला यूसुफजई को। अरे यार, तुम लोग तो उल्टा पुल्टा नहीं कर सर, रहे हो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। वेरी फाइन 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 फाइन। वेट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। एंड मलाला यूसुफजई से कंफ्यूज नहीं होना है। मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मिला था नोबेल पीस प्राइज। उस दिन मैं क्लास में जब डिस्कस कर रहा था तो आपसे ये बताया था मैंने कि क्यों मलाला यूसुफजई का मैंने उस समय जिक्र करा था, क्योंकि वुमेन की बात हो रही थी, लड़कियों की पढ़ाई की बात हो रही थी, तो हमने उसको डिस्कस करने के लिए बताया था। इस बार का नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, याद रखना है सबको, ठीक है? फाइन। यूनाइटेड नेशन का अभी कौन सा सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करा था? 75th। वेरी फाइन, वेरी फाइन। 75th सिद्धि, आस्था, रजनी, अदिति, वेरी फाइन। 75th। अच्छा जी। जवाहरलाल नेहरू जी की एक या दो बुक की नाम कौन बताना चाहता है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड। द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यस सर। एंड फाइन फाइन फाइन। Who is the India's first chief of defense staff, CDS? सर बिपिन रावत। बिपिन रावत। बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। सॉरी। जनरल बिपिन रावत। फाइन फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके। एंड हु हैज बीन गिवन द ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड? MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह And धोनी। MS Dhoni retired with which Indian player from सुरेश international? रैना। सुरेश सुरेश रैना। रैना। Suresh Raina. Very fine, ji. Who has been appointed as the director of the World Trade Organization, WTO? सर नगोजी ओकोंजो इलवेला, मतलब समथिंग लाइक दैट। Fine, fine, fine. It's okay if you cannot spell correctly. It's okay. So it's यस सर। Nagonji Okonjo-Iweala. I talked about that in the previous session. Ki she belongs to Nigeria and she's the first African and also the first woman to head that organization of WTO. And where is the headquarter of World Trade Organization? सर जेनेवा। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। Fine. And
23rd January is very important and we celebrate it as पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। वेरी फाइन। और गांधी जी भारत कब आए थे, कौन से तारीख को, और क्या मनाया जाता है उस दिन? सर उस दिन आई गेस माइग्रेशन डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को वो लौटे थे। माइग्रेशन नहीं मनाया जाता है, माइग्रेट करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। एक्चुअली मनाया जाता है 9 जनवरी 1950 व्हेन गांधी रिटर्न टू इंडिया एंड 9 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस। ओके फाइन। और इस बार के रिपब्लिक डे परेड में किसको फर्स्ट प्राइज मिला था, किसके झांकी को मिला था? अयोध्या। उत्तर प्रदेश का अयोध्या। उत्तर प्रदेश। यस सर। वेरी फाइन, और दूसरा त्रिपुरा। very fine. And what is the name of that mission through which India is distributing COVID-19 vaccine to the world? जीवा। वैक्सीन मैत्री। Vaccine Yeah. Maitri. Very good. Whoever has answered. Very good. Vaccine Maitri. And काला पानी लिपू लेक का जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच में है? इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल, भारत नेपाल के बीच में है। बहुत सही, बहुत आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, आईएएस बनने के लिए एक मैंने बात बताई थी आप लोगों की, आईएएस बनने के लिए स्कीम जो है 1 स्कूल 1 आईएएस। सर केरला। केरला में, केरला के गवर्नर का नाम कौन बताएगा? आरिफ मोहम्मद खान। यस सर, आरिफ मोहम्मद खान, माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी, ठीक है। एंड उस लड़की का क्या नाम है जिसको उत्तराखंड में एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया है? सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी। एंड उत्तराखंड के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? शिवराज सिंह चौहान सर। शिवराज सिंह चौहान। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। एंड हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड टू 1 more year इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? सर K-Sivan। Very good, very good, very good, very good. And where is the headquarter of ISRO? सर बेंगलुरु। Bangalore. वाह जी वाह। And what is the full form of Gavi? सर ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। वाह, बहुत बढ़िया जी, सही है, सही है। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अब 2-3 चीज और आप लोगों को आज के क्लास में बताता हूँ, फिर कुछ इंडियन पॉलिटी के सेक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो हमें आप में से कौन बताएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है? 8 सर 8। अच्छा, तो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है क्या आप लोगों का? एक दिन हुआ हुए। था, एक दिन हुआ था सर। वनडे हो रहा है, अब टेस्ट मैच भी होगा, चिंता मत करो। तो ऐसा है कि आप लोग ये बताओ मुझे कि पासपोर्ट का नाम सुना है ना? पासपोर्ट जनरली। यस सर। वेरी फाइन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है एक पासपोर्ट इंडेक्स निकालती है दुनिया भर में, उसका नाम है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो वो जो 2021 की इंडेक्स निकाली है उसमें जापान को ना नंबर 1 रैंक दिया और इंडिया को 85th रैंक दिया है। इसका मतलब क्या, ये सुनो। जापान के लोग ना दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। पता है ना, दूसरे देश जाने के लिए वीजा लगता है, लेकिन जापान के लोग बिना वीजा के सबसे ज्यादा दुनिया के देशों में जा सकते हैं। ये एक्चुअली उस देश के नागरिकों की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है, उस देश के नागरिकों का सम्मान दुनिया में इतने ज्यादा है कि उसको बिना वीजा के इतने देशों में जाने की अनुमति है। जबकि इंडिया इसमें 85th रैंक पे है और ये पासपोर्ट इंडेक्स निकालती है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इसका नाम है, ठीक है। याद रहेगा ना, जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है। अब आप लोग बताओ कि जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। शिंजो आबे। जो आबे तो भाई साहब चले गए, उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया ना, तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी कोई बताएगा आंसर, कौन है जापान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, गूगल करके? ठीक है, योशिहिदे सुगा, है ना, योशिहिदे सुगा, नाम याद रखिएगा, सुगा महीना की तरह है ना, तो आपको याद रहेगा। फाइन।
चलो नेक्स्ट क्या आपको बताया जाए, आपको ये बताया जाए। अच्छा, ब्रिक्स का नाम सुना है? BRICS। यस सर, यस यस सर। सर। इसमें कौन कौन से कंट्री है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, एक टाइम पे एक आदमी, अफ्रीका। एक टाइम पे एक आदमी। रजनी। ब्राजील, रशिया, हाँ, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वाह बहुत बढ़िया। ब्रिक्स में इतना है। अच्छा, ब्लूमबर्ग ना अभी क्या है, एक बिलियनियर इंडेक्स बनाया है, ठीक है? तो उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी उसने किसको घोषित किया है इस पूरे प्लेनेट का? कोई नहीं सर जवाब जेफ देगा क्या? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का मैंने क्या कहा था, वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन था, है कौन अभी? सर एलॉन एलन मस्क मस्क। जो है, एलन एलॉन मस्क। एलॉन मस्क। मस्क है, ठीक है। एलॉन मस्क किस कंपनी का मालिक है? टेस्ला, टेस्ला। हाँ, टेस्ला। 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 और स्पेस एक्स भी है, उसका CEO वही है, यस सर, ठीक है ना? यस सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, आप लोग बहुत जानते हैं। आप लोगों को जो है, सर शायद फिर से जेफ बेजोस हो गया है फर्स्ट नंबर पे। हाँ सर जेफ बेजोस रिच पर्सन में फर्स्ट नंबर पे शायद नहीं फिर नहीं, से हो गया है। मैं देखिए आपसे ना क्वेश्चन क्या पूछा हूँ, देखिए ध्यान रखो, ऐसा है ना, ये सब चेंज होता रहेगा। मैंने पूछा आपको ना कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में किसको बताया गया है, ठीक है? ओके सर। हाँ फाइन, तो आपको ये नहीं पता कौन ज्यादा अमीर है और कौन कितना रखा हुआ है, हम लोगों को क्या पता है? हम लोग को ये पता है कि इंडेक्स में उसको ब्लूमबर्ग ने बताया कि एलन मस्क सबसे ज्यादा प्लेनेट में रिचेस्ट आदमी है। तब रहे, अब वो अमीर है तो हम लोग क्या करें? जो बने उस दोनों में, जो एग्जाम में आएगा तो उसमें हम लोग ये जो ब्लूमबर्ग ब्रिक्स आप बताए हैं ये क्यों बना था, मतलब क्या? ये तो जो ये ब्रिक्स बताया है ना, तो ये क्यों बना था? ये एक तरीके का रीजनल फोरम है, ठीक है? जिसमें ब्रिक्स में क्या हुआ था कि गोल्डमैन सैच में, ठीक है, एक बैंक थी जिसने एक टर्म, उसका एक बैंकर ने एक टर्म कॉइन किया था ब्रिक्स, और वो बताया था कि दुनिया की जो इमर्जिंग मार्केट है उसमें अगर ये सारे देश अगर एकजुट होकर कोई फैसला लेंगे ना, तो ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को रूल कर सकते हैं एक टाइम पे। ऐसा था कि पूरा का पूरा यूएस डोमिनेटेड इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और सब पे यूएस का दबदबा था, और बहुत सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज की थी। लेकिन जिम ओ नील उस व्यक्ति का नाम है जिसने बताया कि अगर ये सब देश एक साथ आ जाए, BRICS तो बाद में जुड़ा साउथ अफ्रीका, तो अगर ये साथ में आ जाए तो ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को रूल कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए ब्रिक बना था। ये सब मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज थे दुनिया के, और ये बहुत अच्छा अभी ब्रिक्स काम करे। ब्रिक्स का रिसेंट समिट कहां पे हुआ है? रशिया में हुआ है। इस साल तो इंडिया में होगा ना? अभी कहां हुआ है रिसेंटली? अभी ये पैंडेमिक में हुआ था ना, राजनाथ सिंह जी गए थे अपने यहाँ से, तो ये रशिया में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है? कहां पे हुआ था? 12th ब्रिक्स समिट सबसे रिसेंट है, जो जुलाई में हुआ था 2020 में। ये कहां पे हुआ था? रशिया में सर। रशिया में। रशिया में संत पीटर्सबर्ग में हुआ था। अब रशिया से मुझे याद आया, दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन कौन सा है जी? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन, बहुत बढ़िया। हाँ, कहां से कहां तक जाती पता है? सर सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। हाँ हाँ है ना? और व्लादिवोस्तोक क्यों इंपॉर्टेंट है? व्लादिवोस्तोक में भी मोदी जी ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया रशिया को फार ईस्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है? फार ईस्ट मतलब रशिया का वो इलाका जो बहुत ज्यादा, जहां पे आबादी नहीं है लेकिन लैंड बहुत है। अब फार ईस्ट से एक और शब्द आता है दिमाग में, वो है एक्ट ईस्ट, और एक्ट ईस्ट से पहले था लुक ईस्ट। अब ये वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल नरसिम्हा राव जी के टाइम में, जब वो प्रधानमंत्री थे ना भारत के, तो उस समय उन्होंने एक टर्म यूज किया था लुक ईस्ट। ये लुक ईस्ट दरअसल इसीलिए आया था ताकि जो अपने इधर वाले ईस्ट के तरफ हैं, जो जापान है, जो अपने म्यांमार है, और पूरी की पूरी जो इस साइड की जो इकोनॉमीज है, चाइना भी इंक्लूडेड है ना, तो उन सारे जो कंट्रीज है उससे भारत किस तरीके से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को इंक्रीज करे, इसके लिए आया था। भारत अपने नेबरिंग कंट्रीज जो साउथ एशिया में है
साउथ ईस्ट एशिया में है उससे कितना ज्यादा मजबूत करे रिश्ते। तो ये था लुक ईस्ट, जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने दी थी, ठीक है, ये याद रखना। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में लुक ईस्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि भारत को अपने संबंध सुधारने चाहिए इधर के देशों में, जो ईस्टर्न देश हैं, जो भारत के ईस्ट साइड में जो है उन देशों से। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं तो इसी लुक ईस्ट फ्रेज को वो कन्वर्ट करा देते हैं एक्ट ईस्ट, ठीक है। और इसमें में ना क्या है, फॉरेन मिनिस्टर्स का बड़ा रोल होता है। तो उसी तरीके से फॉरेन मिनिस्टर से याद है, अभी भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। जयशंकर। एस जयशंकर हैं, बहुत बढ़िया। और एस जयशंकर जी ने अभी एक बहुत जबरदस्त किताब लिखी है, जो किताब आपके एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। उसकी बुक का नाम कौन बताना चाहता है? ब्लू कलर की बुक है, बहुत अच्छी सी, और उस बुक का नाम है द इंडिया वे, ठीक है। किताब का नाम क्या है? द इंडिया वे। द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अभी एक बुक बताई गई है, द इंडिया वे। और ये किताब लिखी है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। बहुत विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है ना। तो इन्हें अभी बनाया गया है फॉरेन मिनिस्टर। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज दी थी और उनका भी देहांत हो गया। तो अब ये एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर सर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। श्रीमान राजनाथ सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया है। और चलिए, तो ठीक है, ब्रिक्स समझ में आ गया, एस जयशंकर जी का नाम आ गया, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट समझ गए, लॉन्गेस्ट ट्रेन के बारे में आपने पढ़ लिया, फार ईस्ट के बारे में जान लिया, ब्रिक्स के बारे में जान गया, ब्रिक्स के 12th समिट के बारे में आप सीख गए, ब्रिक्स का कहां सबमिट हुआ था, ब्रिक्स का टर्म कब आया था। हाँ, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिक्स स्टार्ट कब हुआ था, कौन सी ईयर में? 2009। 9 में। हाँ, 9 में हुआ था। 6 में, 2006 में। अच्छा, लेकिन ब्रिक्स में 6 में छुआ गया था, 9th में स्टार्ट हो गया था। और साउथ अफ्रीका कब बनता है ब्रिक्स का मेंबर, ये कौन बताएगा? बताओ। कब सर हुआ था? 2001। 2001? अरे गूगल भी गलत आंसर बता रहा है क्या आजकल? 2010 में। 2010 में, बहुत बढ़िया जी। तो साउथ अफ्रीका 2010 में आया, मतलब इसमें ब्रिक में पहले ब्रिक था, अब हो गया ब्रिक्स, ठीक है। और एक चीज और याद रखना चाहिए आप लोगों को, ब्रिक्स से ब्रिक्स का रिसेंट समिट हो गया, ब्रिक्स का ये हो गया। ब्रिक्स का एक बैंक है, ठीक है, उस बैंक का क्या नाम है? ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक, वाह बहुत बढ़िया। ब्रिक्स का है तो ब्रिक्स ही बैंक होगा, है कि नहीं? अरे उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और उसका हेडक्वार्टर है संघाई में, चाइना में। किसको किसको याद रहेगा ये बात? मुझे। आपको रहेगा और किसी को नहीं रहेगा? मुझे रहेगा सर। मुझे भी रहेगा सर। तो ब्रिक्स का जो है ना, सब समझ गए, ब्रिक्स कब बना, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ, ब्रिक्स का रिसेंट समिट कब था, और कहाँ पे हुआ, और फिर ब्रिक्स के बारे में आपने इतना चीजें, इतना फैक्ट्स आप याद कर लियो, याद हो गया होगा। और ब्रिक्स बैंक के बारे में भी जान गए। ब्रिक्स बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसके हेडक्वार्टर है चाइना, संघाई में। ये याद रखना जी, आप लोगों को पूछेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। आगे बढ़े। चलो आगे और क्या है, क्या है आपको जानना चाहिए? समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। फाइन फाइन फाइन, बहुत बढ़िया जी। आनी भी चाहिए, है ना। इतने अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो आपको तो पता होना चाहिए, थोड़ा याद रहना चाहिए सारी चीजों को, ठीक है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट डिकेड हो गया। और अब क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए? हाँ, अभी ना एक राज्य के अंदर 8 नए नगर परिषद की स्थापना करने की घोषणा हुई थी। उस राज्य का नाम कौन बताएगा?
which state in India has approved to create 8 new नगर पंचायत नगर परिषद? जिस स्टेट से सबसे ज्यादा आबादी इस क्लास में, कौन सा स्टेट है वो? सर बिहार। उत्तर प्रदेश। यूपी। बिहार वाले ज्यादा है यहाँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप बीएचयू में एंट्रेंस देने चाहते हैं और बीएचयू से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला सेंटर फॉर स्टडीज, अटल स्टडी सेंटर, ये स्टैब्लिश हुआ है भारत में बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये आपको एग्जाम में हो सकता है, पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला सेंटर फॉर स्टडीज कहाँ स्टैब्लिश हुआ है। याद रखना, जहां आना चाहते हो वहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब इंडिया में पहला ड्राइवरलेस ट्रेन स्टार्ट करा है, ठीक है, बिना ड्राइवर का ट्रेन स्टार्ट हुआ है। आप लोगों से मेट्रो में कोई घुमा है? फाइन। हाँ तो अच्छा, आस्था, पूजा, अदिति, सिद्धि, ठीक है। तो ये दरअसल जो अपना दिल्ली मेट्रो है ना, उसका मेजेंटा लाइन में जनकपुरी से बोटेनिकल गार्डन जो ट्रेन जाएगी, अलग अलग मेट्रो स्टेशन का नाम है ये, बोटेनिकल गार्डन और जनकपुरी, ठीक है। तो वो दोनों के बीच का जो लाइन है मेजेंटा लाइन, उस पे चलेगी इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन, ठीक है। इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन चलेगी। सर कहाँ से कहाँ फिर से बोलिएगा? जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन तक, दिल्ली के मेट्रो के मेजेंटा लाइन पे। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ जल्दी से। अरे बहुत गड़बड़ हाल है फिर तुम लोगों का, ऐसे मत करो यार। आजकल के जमाने में क्लास 3-4 का बच्चा गूगल करके आंसर दे दिया होता। दे सर दो, कुछ वीरेंद्र सिंह। लाज प्रतिष्ठा बचाओ। हाँ, वीरेंद्र सिंह, फाइन। बैटल ऑफ बिलोंगिंग, फाइन फाइन फाइन। बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसकी बुक है? अभी बैटल ऑफ बिलोंगिंग एक बुक बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी ने लिखी है। वो आदमी कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। उसने लिखा है बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इससे पहले बहुत सारी बुक लिख चुका है वो आदमी। शशि थरूर। शशि थरूर, वेरी फाइन व्यास। तो वाई आई एम हिंदू, फिर महाभारत और तमाम चीजों पे उन्होंने किताब लिखी है। तो अभी रिसेंट में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग आई है ना। ये किताब आप याद रखना, आएगा एग्जाम में। गोल्डन फुट अवार्ड, ये फुटबॉल की एक बहुत प्रसिद्ध अवार्ड है। 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड किसको मिला है? सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो को मिला है। रोनाल्डो किस देश का है? पुर्तगाल। अमेरिका का है? नहीं, पुर्तगाल का है सर। पुर्तगाल है? बिहार का? पुर्तगाल का। पुर्तगीज। हाँ हाँ हाँ, वही पुर्तगाल, पुर्तगीज वही है। अंग्रेज लोग नाम भी ऐसा रखते हैं ना। ठीक है। सभ्यता का संकट और समाधान, कोविड-19 सभ्यता का संकट। आदित्य म्यूट कर लो। सभ्यता का संकट और समाधान बुक जो है ना, वो किसने लिखी है? उसको मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्या नाम है उस आदमी का? कैलाश सत्यार्थी जी, बताए थे ना। उन्होंने एक बुक लिखी है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। याद रखना बुक किसने लिखी है। बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी है, ठीक है। प्रॉमिस्ड लैंड किसने लिखी है। ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में। क्यों? इंडियन पॉलिटी का भी आप लोगों को डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन अभी थोड़ा करंट अफेयर कुछ बता देते हैं। रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष नाम से वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर खुल रहा है, ठीक है। कहाँ पे खुल रहा है? इंडिया की सिटी में खुल रहा है, बताओ। उसको आंसर दो। जहां आने वाले हो, वाराणसी में खुल रहा है, ठीक है। उसका नाम है रुद्राक्ष। ये इंडिया का एक वर्ल्ड क्लास का कन्वेंशन सेंटर खुलेगा। और कन्वेंशन सेंटर होता क्या है? ये दरअसल एक बहुत बड़ा बिल्डिंग टाइप का होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, ठीक है। जहाँ पे जनरली क्या होता है, लोग आते हैं और बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें एकोमोडेशन की व्यवस्था होती है। ये दरअसल यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। वहां पे क्या होता है, जो बड़े बड़े सबमिट्स होते हैं ना, जैसे ब्रिक्स विक्स के सबमिट होते हैं, तो एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना दिया, एक तरीके का वो पैरेलल सिटी टाइप का होता है अपने आप में।
और उसमें सारी चीजों की व्यवस्था होती है और वहां पे सारे वर्ल्ड लीडर्स आके बैठते हैं। उसी तरीके की रुद्राक्ष नाम से बनारस में खुल रही है, ठीक है, याद रखना। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ जल्दी से। सर बोरिस जॉनसन। बोरिस अच्छा। जॉनसन। क्वीन एलिजाबेथ नहीं है? हाँ, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन। वो बढ़िया है। क्वीन एलिजाबेथ कौन है तब? सर क्वीन है वो। क्वीन है, अच्छा, क्वीन है। तो ये बताओ कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जिसमें एक और क्वीन थी, झांसी की रानी थी ना? यस सर। यस सर। तो वो उनको ना कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी उस 1857 के रिवोल्ट में? नहीं पता आप लोगों को ना? चलो मॉडर्न इंडिया से भी नहीं पूछता हूँ, आई थिंक आप लोगों का एंशिएंट इंडिया का क्लास चल रहा है अभी ना? सर मराठा झांसी में सर। अरे नहीं जी। अच्छा, उनका जन्म कहाँ हुआ था पता है? हाँ, डेथ तो ग्वालियर में हुआ था। हाँ, यही हुआ था, बनारस में जन्म हुआ था उनका, जहाँ पे बीएचयू है ना, उससे 2 किलोमीटर दूर है वो प्लेस है जहाँ पे मतलब उनका वो था, जन्म स्थान है। उनकी स्टैच्यू भी बनी हुई है ना। चलो, और क्या करंट अफेयर आप लोगों को, देखो करंट अफेयर से पूछेगा 15-20 क्वेश्चन है ना, तो जो जीएस में पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर भी कुछ याद करवा दूं। ऐसे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ लोगे। अच्छा, पुडुचेरी जो है, या फिर पौंडीचेरी जिसको कहते थे, वो वहां पे कौन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन थी जिसको हटा दिया गया? किरण बेदी। किरण बेदी। किरण बेदी सर। अच्छा, किरण बेदी क्यों इंपॉर्टेंट है? वो क्या थी पहले, मतलब वो क्यों फेमस है इतना इंडिया में? सर फर्स्ट IPS ऑफिसर। लेडी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। अच्छा जी, फर्स्ट जो है ये है आईपीएस ऑफिसर थी है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट से याद आया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। वाह, बहुत बढ़िया। एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट कब बनी? ये नहीं पता आप लोगों को? अच्छा, इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर पहली भारतीय महिला कौन अध्यक्ष बनी? फर्स्ट इंडियन। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। वाह जी वाह, आप लोग बहुत तेज हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन सा दुनिया का पहला देश था जो घोषित कर दिया कि कोविड फ्री हो गया है? न्यूजीलैंड। 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 अब प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है न्यूजीलैंड के? पुरुष है कि महिला? सर महिला महिला है। है। महिला। नेवे की मम्मी है, जैकिंडा Yes, sir. एर्डर्न, है ना? जैकिंडा एर्डर्न। Yes, sir. हाँ। नेवे कहाँ गया हुआ था? अमेरिका गया था क्या? सर वो जो यूनाइटेड नेशन। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 73rd सेशन को अटेंड करने के लिए उसको सिक्योरिटी पास दिया गया था। यस सर। दिया गया था ना? यस सर। आप लोग कैसे भूल जाते हैं? अब यूनाइटेड नेशन से सवाल है कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं? सर 5। 5। बहुत बढ़िया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खुला था? सर लीग ऑफ नेशन। अमेरिका था ना उसमें? नहीं सर, अमेरिका नहीं था। नहीं हुआ।
नहीं अमेरिका नहीं हुआ। अच्छा, और मैं देख लूं एक दो। अभी एक स्वामी विवेकानंद जी की एक स्टैच्यू जो है किसी इंडिया के यूनिवर्सिटी में ना ये की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई, उनकी स्टैच्यू को अनवील किया प्रधानमंत्री जी ने। कौन सा यूनिवर्सिटी है? सर जेएनयू में। हाँ? जेएनयू में सर। अच्छा, लेके रहेंगे आजादी है वहीं हाँ पे। सर। बहुत बढ़िया। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। केपी केपी शर्मा। केपी शर्मा। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र नरेंद्र दामोदर नरेंद्र दास मोदी। मोदी। नरेंद्र दास। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, तो आप लोग हंसने क्यों लगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछे, पहले पूछा जाता था 5-10 साल पहले क्वेश्चन पूछते तो कोई हंसता नहीं, कहते मनमोहन सिंह जी हैं। आजकल लोग हंसने लगे हैं। चलिए फाइन। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, 1 मिनट देख लूं, उसके बाद फिर आपका वो कराता हूँ इंडियन पॉलिटी का डिस्कशन, है ना। तो नीति आयोग का नाम सुने हैं? यस सर। यस नीति सर। आयोग का फुल फॉर्म बताओ कोई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांस। अच्छा, यूनेस्को का नाम सुना है? यस सर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नहीं पता है। जेनेवा। जिनीवा मतलब क्या है? जिनीवे में रहेगा स्विट्जरलैंड। सब। हाँ? सर पेरिस। 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 पेरिस में क्या है? एक बहुत देखने वाली जगह है, आईफिल 7 टावर। अजूबा। एफिल टावर। टावर सर। आईफिल टावर। पेरिस, ठीक है। सब जान ही रहे हैं आप लोग, तो आप लोग तो बुद्धिमान है पहले से, क्या आप लोगों को पढ़ाया जाए। हाँ? पेरिस भी जान रहे हैं आप लोग, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी जान रहे हैं। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? सर घनानंद। धनानंद। धनानंद। धनानंद था। है? इंडिया का भी कौन सा रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? 2020 में भूखमरी में भारत कौन सा स्थान है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है रैंकिंग में। 94, 94 याद रखना। ये तो ये जो है ना, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। 94th रैंक है इंडिया का हंगर इंडेक्स में। सर फर्स्ट कौन है? क्या चीज में? ग्लोबल। क्या क्वेश्चन पूछे थे? सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 1 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं मैं भी गूगल करके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 फर्स्ट रैंक, टॉप्ड बाय। इसमें ना इस बार का जो 2020 में रैंक हुआ था, तो इंडिया का रैंक तो 94 कर दिए, और 17 देश है, 17, ठीक है, जिसमें चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा, कुवैत, इस सबको जो है ना टॉप रैंक दिया गया था एक साथ, ठीक है, 17 ऐसे देशों को। चलो, और कौन सा इंपॉर्टेंट है जी तुम लोगों के लिए? पूरा 1 साल का करंट अफेयर तुम लोगों को याद करवा दूंगा, है ना। एकदम टेंशन मत लो, कोई कॉमन एंट्रेंस हो या कोई एंट्रेंस हो। अब तुम लोग एक बात और बता दो कि इस बार का इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला 2020 में? ऐसा करो, अभी जब क्लास खत्म होगी ना, तो आप लोग मुझे रिमाइंड करना। द कम्युनिटी टेक्निकल टीम एक नोबेल पीस प्राइज पे एक प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो हम आपको भेज देंगे।
अभिजीत बैनर्जी नहीं जी, अभिजीत बैनर्जी और इस्थर डफलो को तो मिला था, लेकिन इस बार ना 19 में 20 में मिला है पॉल मिलग्रम और रॉबर्ट विल्सन, दोनों अमेरिका के हैं, गरीबी उन्मूलन को लेके बहुत बढ़िया, ये नहीं, वो जो नीलामी होती है उस पे इन्होंने काम किया है, ऑक्शन थ्योरी पे। पॉल मिलग्रम, रॉबर्ट विल्सन, ये आप लोग रिमाइंड करना मुझे क्लास के बाद, आप लोग याद से, आप लोगों को वो भिजवाता हूं मैं, उसको अपना ये रख लेना, वॉलपेपर रख लेना, 5 दिन याद हो जाएगा सारा नोबेल वाला। और क्या है, रसिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन सर। व्लादिमीर पुनीत। हाँ, व्लादिमीर पुनीत। आप बोल रहे हो? व्लादिमीर पुनीत। पुनीत नहीं, पुतिन। पुतिन पुतिन। ज्यादा पता चल गया कहीं पुतिन को, पता चला कि हाँ हमारा कोचिंग बंद हो जाएगा। ऐसे तुम लोग मत बताओ है। चलो फाइन, चलो अब बात करते हैं ना, आज के लिए इतना करंट अफेयर काफी है। अब थोड़ा इंडियन पॉलिटी का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो तुम लोगों को लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। तो सबसे पहले अब ये बताओ आप लोग कि हाँ, आर्टिकल 15 क्या है? सर रिलीजन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन रेस क्या जेंडर सेक्स के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं है, उसका लग रहा है आयुष्मान खुराना वाली फिल्म सब देख लिया। आर्टिकल 15 कोई देखा है इसमें से? नो सर, नहीं देखे। मेरा कहना देखा, मतलब बहुत पढ़ाई हो रही है आजकल। ठीक है, तो आर्टिकल 15 हो गया। प्रियम्बल के बारे में हमने डिस्कस करा था। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जो था अपने संविधान का, उसके चेयरमैन कौन थे? अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। और ये 29 अगस्त को आई गेस हुआ था, बना था। अच्छा, कितने दिन में संविधान बना था? 2 साल 18 महीने। बहुत बढ़िया, तो बहुत जानते हैं। अच्छा, भारत का संविधान लिखित है कि अलिखित है? लिखित है सर। लिखित है सर। लिखित है। कहाँ पे लिखा गया है? सर बहुत सारे देशों से लेके, सर बहुत सारे देशों से, लेकिन लिखित मुझे लगता है फ्रांस से। बहुत सारे देशों से लिया है, तो अमेरिका से क्या लिया गया है? सर अमेरिका से लिया गया फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, हाँ, और 1-2 और सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। और उससे क्या लिया गया है? आयरलैंड से क्या लिया गया है? सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कौन जवाब दिया है अभी? सर अंकिता। यस सर। सर अंकिता सर। तो अंकिता सर ने कहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है आयरलैंड से। बहुत बढ़िया। 103rd अमेंडमेंट क्या है भारत के संविधान का? सर EWS के बारे में है। ये 2009 में आया था। अच्छा, पंचायती राज इंडिया में स्टैब्लिश सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कौन कौन से लोग थे जिनकी समितियां बहुत महत्वपूर्ण है पंचायती राज से रिलेटेड? बलवंत राय। संविधान बहुत। संविधान दिवस कब मनाया जाता है भारत के अंदर? सर 26 नवंबर। वाह, किसने जवाब दिया जी? सर अंकिता सर ने जवाब दिया। वाह, बहुत बढ़िया। और क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी तो हो गया। अच्छा, और क्या उस दिन हुआ था? और क्या क्या पढ़ाई हुई थी बताओ कुछ लास्ट क्लास में इंडियन पॉलिटी का? तो प्रीएम्बल हुआ था, शेड्यूल के बारे में हुआ था। क्या चीज के बारे में? शेड्यूल। हाँ, वो शेड्यूल के बारे में। कितना शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? सर 12 शेड्यूल था और 12
इसको हम एक वर्ड में भी कर सकते हैं कि ये मतलब ओल्ड ओरिजिनल पीएम। था। 8 था ना, 12 हो गया बाद में। यस सर। 10th क्या था? 10th शेड्यूल क्या है? सर सर, एंटी 10 डिफेक्शन लॉ कानून को है सर। वो किया गया था। कमीशन ऑफ एंटी हाँ। कौन था प्रधानमंत्री उस समय? सर राजीव राजीव गांधी। गांधी। भारत में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन इंदिरा अली गांधी। अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत जान रहे हैं। खाना खा लिया आप लोग? भूखे हैं आप लोग? नो सर। नो अभी सर। नहीं हुआ है। नो सर। अच्छा अच्छा, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे 73rd। अच्छा, 4th शेड्यूल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सर राज्यसभा का डिस्ट्रीब्यूशन। वाह, बहुत बढ़िया। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के थ्रू गठन होता है? उस दिन बताया था ना मैंने, एनके सिंह के बारे में। भूल गए आप लोग? बताया था फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है भारत सरकार को, राष्ट्रपति को। याद बताया था कि नहीं बताया था? एनके सिंह के बारे में बताया था मैंने ना, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया था ना, आर्टिकल Yes, sir. 280। और इमरजेंसी जो लगता है भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल लगी थी, वो लगी थी आर्टिकल 352, 352। भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम कौन से आर्टिकल के अंदर है? सर 25 to 28। 28। 25 to 28। अच्छा, और क्या क्या बताओ कुछ आप लोग, है ना? कुछ क्वेश्चन पूछो, कोई क्वेश्चन है, सवाल है, मैं आगे फिर बताता हूँ। अभी तक जितना कल बताया गया था उसमें कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के? नहीं है क्या है? कुछ नहीं सर। बोलोगे? हाँ, सर, जब ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ था तो उस टाइम प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे। साइन करा था उन्होंने 1975 में, जब इमरजेंसी लगा था ना, 26 जून का शायद वो डेट है, 26 हाँ, सर। जून 1975 25 को। सर। 25 था। हाँ सर। सॉरी, तो सर मतलब ऐसे बोलेंगे ना कि 1975 में जो इमरजेंसी लगा था उसके प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन उससे आपको पहले एग्जाम भी। में देखो ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा है ना, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने वाला कौन सा राष्ट्रपति है? हु प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी इमरजेंसी? तो पहले भी 2 बार लगी है, और फर्स्ट में राजेंद्र प्रसाद भी प्रेसिडेंट थे, और सेकंड टाइम जब लगा था तो श्री वीवी गिरी थे। ऐसा है ना, इमरजेंसी जो है ना वो दूसरा है। ये जो नेशनल इमरजेंसी इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से लगी थी, आर्टिकल 352, ठीक है, वो जो 2 लगा था, उस समय युद्ध था भारत में। भारत में जब युद्ध था, मतलब जब इंडिया वॉर लग रहा था 1962 में, किससे युद्ध Yes, करा sir. था 1962 में? चाइना से। अच्छा, 1999 में किससे लड़ा? सर पाकिस्तान। पाकिस्तान से कारगिल। कारगिल। 26 जुलाई को मनाया जाता है क्या चीज? सर, कारगिल दिवस। कारगिल दिवस। कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो कारगिल में भी हमने उनको मात दी थी, है ना? तो पाकिस्तान क्या करता था, मतलब इनफिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी थी। तो पाकिस्तान से हमने कितनी युद्ध लड़ी अभी तक? हाँ, बताओ यार तुम लोग कुछ। 4। सर 2। 2। सर 3। सर 3। हम लोग को सर 4। देशद्रोही घोषित करने वाले हैं बहुत जल्दी। 4, 5, 10 है, 4। 4, 40। 1971 के वार के बारे में थोड़ा पूछता हूँ तुमसे। 1971 में कौन सा देश बना? बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश के नायक के रूप में किसे माना जाता है बांग्लादेश लिबरेशन का?
मुजीबुर रहमान, मुजीबुर अहमद, मुजीबुर शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है, ठीक है। वो राष्ट्रपति बने बांग्लादेश के, उन्हें आर्किटेक्ट माना जाता है, ठीक है। उन्होंने उसको पहले बांग्लादेश जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान तो है ही। अब चलो, अब ये बताओ दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया? अमेरिका। अमेरिका ने बनाया, बहुत बढ़िया। भारत में सबसे पहले संविधान बने ये आइडिया किस व्यक्ति ने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था, लिख लो। एम.एन. रॉय ने बताया था। एम.एन. रॉय एक रेडिकल ह्यूमैनिस्ट थे, उनका वामपंथ की तरफ झुकाव था, कम्युनिज्म की तरफ, और उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि भारत में क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। जो अपना संविधान सभा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसको जो बनाया गया वो किस चीज के आधार पे बनाया गया? सर कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान से बनाया गया ना? यस सर, कैबिनेट जिसमें 3 आए थे, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिस्प। पैट्रिक लॉरेंस, हाँ, क्या सर। है? 3 लोग थे ना? हाँ सर, क्या क्या नाम था? अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिस्प। क्रिप्स, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था, फिर वेवेल प्लान आया, और फिर आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें आए थे माउंट बैटन, नाम सुना है? यस सर, 1946 में। 1947 माउंट बैटन, माउंट बैटन प्लान के आधार पे ही इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। 3 जून प्लान कहा जाता है उसको, ठीक है, जब इंडिया और पाकिस्तान को बांट दिया गया। अब चलो 1-2 क्वेश्चन और पूछता हूं। जब पार्टीशन हो रहा था, मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था तुम लोगों से कि नहीं, मुझे याद नहीं है, कि हर 2 देशों के बीच के बाउंड्री के लाइन को कुछ कहते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकडोनल्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है, 49th पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसका नोट्स बनाया, कुछ लिखा, कुछ किया इसमें? नहीं सर, आप करो, हम लोग क्यों करेंगे? चलो अभी लिख लो, होमवर्क कर लेना, एग्जाम में आएगा। 38 पैरेलल, 49th पैरेलल, रेड क्लिफ लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, ये सब इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है। दुरंद लाइन। मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आता है। ठीक है, आप लोग गुस्सा नहीं है ना आप लोग? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आप लोग जवाब दे दिया करिए, गुस्सा नहीं है तो। ठीक है, ओके सर। आप लोग जवाब देंगे तो लगेगा कि आप लोग गुस्सा नहीं है हम पे। अब बताइए, गांधी जी जो दांडी मार्च किए थे वो कहां से कहां तक किए थे? सर साबरमती आश्रम, से दांडी तक। हाँ, दांडी से साबरमती आश्रम। अच्छा, साबरमती आश्रम से दांडी। क्यों किए थे? सर सर, नमक salt के loss लिए। करने के लिए। अंग्रेज नमकों पे टैक्स लगा दिए थे, नमक पे ना, उसको Yes, sir. खत्म करने के लिए किए Yes, थे। sir. और नमक Yes, को एक जो है अपने मुट्ठी में नमक भरते हुए और नमक को हाथ से निचोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अब जो है इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का निचोड़ करके भारत से बाहर निकाल देना है ना। अच्छा, करो और मरो का नारा जो है गांधी जी ने किस मूवमेंट के समय दिया था? सर क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया क्विट मूवमेंट। इंडिया के समय दिया था, ठीक है। और भारत का संविधान बहुत बहुत सारे देशों से लिया गया है ना? यस सर। यस सर। यस सर। कहाँ से क्या लिया गया है? सर साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया है, जिसको हम अच्छा, एक संविधान के मिनट, भाग 20 में हम पढ़ते हैं। एक हाँ। मिनट जी, कौन जवाब दे रहा है? अंकिता। सो अमेंडमेंट से याद आया, अमेंडमेंट वाला आर्टिकल कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? 368। वाह जी, आप लोगों को सब याद है। भाग कौन सा केस 20 हुआ में। था?
अमेंडमेंट से क्या रिलेटेड सर? कौन सा केस हुआ था जिसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट नहीं बदल सकता है? केरल सर, केशवानंद भारती वर्सेस केरल। केशवानंद वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। वाह, आप लोग बहुत तेज हो यार सच में। तो आप लोग इतने तेज हो तो और क्वेश्चन के जवाब दो, और क्वेश्चन के जवाब ये दो कि जापान से हमने क्या लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं पता। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ। एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी, ये कौन बताएगा? इसका मतलब है कि कोई भी कानून भारत के अंदर तभी वैध होगा, वैलिड होगा, जब वो एक प्रोसीजर से, एक प्रक्रिया के तहत बनेगा, है ना। अगर भारत में कोई कानून बनाना है तो मोदी जी आज मन में रात में कुछ हो जाएगा तो वो कानून नहीं बन जाएगा। उसकी प्रक्रिया है कि संसद में बिल लाएंगे, दोनों हाउस से पास होगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा तो जाके बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और ये प्रक्रिया को हमने जापान के संविधान से लिया। क्या समझे? और अंग्रेजों से कुछ लिया कि नहीं? अंग्रेज इतने साल थे तो यस सर, लिया ना। क्या ले लिया? पार्लियामेंट ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ले लिया। और Yes, sir. इंडिया के अंदर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है? सर प्रेसिडेंशियल है। प्रेसिडेंशियल है। सिस्टम है। बहुत बढ़िया। अमेरिका का राष्ट्रपति कितने सालों के लिए चुना जाता है? 4 सालों के लिए। 8 साल सर। 4 साल के लिए। अधिकतम कितना साल रह सकता है? 8 साल, मतलब 2 बार 8 रह साल। सकता है। 2 बार। सिंगल भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप है कि नहीं, दोहरी नागरिकता? नो सर, 1 है, सिंगल है। मतलब सिंगल और डबल मतलब क्या होता है? दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है? आप लोग में से किसको पता है? सर सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि आप एक ही देश के सिर्फ नागरिक रह सकते हैं। तो भारत में सिर्फ 1 वो सिटीजनशिप है, और अमेरिका में डुअल है, जहाँ पे आप 2 देश के साथ नागरिक रह सकते हैं। समझे कि नहीं आप लोग? लेकिन ये आंसर गलत है। दरअसल सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप का जो मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आराम से समझो, बहुत आसान है। क्या होता है कि भारत एक संघ है। संघ मतलब फेडरल स्टेट है। यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं और एक केंद्र सरकार है। मैंने उस दिन भी बताया था, नीतीश कुमार आपके चीफ मिनिस्टर है और उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री कोई और है। अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स है, अभी 51 हो गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को ऐड करने के बाद। वहां पे 51 राज्य हैं। जैसे भारत में कितने राज्य हैं टोटल? सर 28 हो गया है। 28 राज्य। यूनियन टेरिटरी कितने भारत में? सर 9। गलत 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 गलत। क्या क्या क्या? 9। 8 है। 9 नहीं है, 9 था, बट दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये दोनों को क्या करे हैं कि एमलगमेट कर दिए, दोनों को जोड़ दिए एक ही में। तो लद्दाख बनने से, कश्मीर बनने से क्या हो गया था? 9 हो गया था। लेकिन अब कितने? 8 है। तेलंगाना की स्टेट कैपिटल कौन सी है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की क्या है फिर? आंध्र प्रदेश का भी है अमरावती। अमरावती। ठीक है। वैसे आंध्र प्रदेश के अंदर अभी ये चल रहा है कि 4 कैपिटल हम बनाएंगे, अमरावती, हैदराबाद, कुर्नूल और विशाखापट्टनम को 4 कैपिटल बनाना चाहते हैं। 4 लेजिस्लेचर का अलग, जुडिशरी का अलग, ऐसा बनाना चाहते हैं। खैर, सिंगल सिटीजनशिप डबल सिटीजनशिप बात करते हैं। अमेरिका के अंदर दोस्तों ऐसा है ना कि वहां पे 50 स्टेट्स है, ठीक है, और एक उसकी अपनी फेडरल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पे हमारे यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो हमारा जो बिहार का कोई नागरिक होता है क्या? नहीं होता है, सिर्फ भारत का नागरिक होता है। इसीलिए भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। कोई भी जो बिहार का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तमिलनाडु का, उसको उसके राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती है, बल्कि उसको नागरिक होता है भारत के संघ का। आर्टिकल 5 to Article 11 of the Indian Constitution talks about the citizenship, and this citizenship is through Citizenship Act 1955,
जिसके तहत बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं भारत में नागरिक कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, और इसी में अमेंडमेंट लाया मोदी सरकार ने CAA। अब सवाल है कि CAA कौन सा अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? यार तुम लोग इतना क्यों मतलब ये कर देते हो, कुछ बताओगे ही नहीं, नाराज हो क्या हमसे? नहीं बताओगे? हम भी नहीं बताएंगे। 104। अरे यार वो बिल था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104th एक्ट तो ये था, SC ST को रिजर्वेशन इंक्रीज करा उन्होंने। क्या मैं पढ़ा रहा था, देखो कहां से कहां में चले जाते, तुम लोग आंसर नहीं देते हो और फिर मेरा वे टूट जाता है। हम बात कर रहे थे सिंगल सिटीजनशिप का, सुनो। तो सिंगल सिटीजनशिप होता है कि कोई बिहार का या मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं होगा, वो कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होता है। लेकिन अमेरिका में ना डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। वहां पे कोई अगर एक स्टेट है वहां का, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का कोई सिटीजनशिप है, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का भी सिटीजनशिप होगा, पेंसिल्वेनिया का भी हो सकता है और अमेरिका का भी हो सकता है। तो उसका एक स्टेट का नागरिकता मिलता है और एक मिलता है अमेरिका का नागरिक। समझ में आई? तुम लोगों को बिहार मध्य प्रदेश की नागरिकता नहीं है, भारत की नागरिकता है, इसीलिए सिंगल सिटीजनशिप है। और जहां डुअल सिटीजनशिप है जैसे अमेरिका में, वहां पे क्या है, वहां पे राज्य का अलग नागरिक होता है और केंद्र का अलग नागरिकता होती है। हर आदमी एक स्टेट का भी सिटीजन होता है और सेंटर का भी सिटीजनशिप होता है। फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया है? सर USA। जुडिशियल रिव्यू कहां से आया है? सर USA, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? जिसमें जो हमारे कोर्ट के जस्टिस है वो फिर से अपना रिव्यू कर सकते हैं, वो एक आर्टिकल के तहत भी कर सकते हैं। क्या करना है, करना क्या है? खाना बनाना है? अपना जो भी उन्होंने दे दिया है उसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं। क्या चीज, किसने क्या दे दिया है? बताओ बताओ, एग्जैक्टली बताओ। देखो मेरा काम क्या है ना, तुम्हें पता जो है उस चीज को मैं एग्जैक्टली क्लियर कर सकूं। तो जो पनिशमेंट है उसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं। क्या पनिशमेंट? चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमारा 3 ऑर्गेन है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। अब क्या है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाता है या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसोनेंस नहीं रखता है, तो जुडिशरी के पास भारत में ये अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो उसको रिव्यू कर सकता है और उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। जब अभी किसान का आंदोलन चल रहा था तो अभी वो जो फार्मर्स बिल आया है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया कुछ लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल पे अभी स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये बात उसमें पता लगाएगी कि क्या ये जो बिल है ये भारत की संविधान या भारत की संवैधानिक आत्मा के खिलाफ है क्या, भारत के संविधान के प्रोविजंस के खिलाफ है क्या, और उसको स्क्रूटनी करेगी। इसी को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जब कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान ने अधिकार दिया कि चाहे तो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया गया किसी भी डिसीजन को वो क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। और जरूरत पड़े, उसको ऐसा लगता है कि भारत के संविधान के खिलाफ है ये बात, तो उसके पास अधिकार है कि उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, भारत का 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है जानते हो? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का नाम सुना है? नहीं सुना है। ये दरअसल आया था, जैसे आईएएस के एग्जाम कौन लेती है? यूपीएससी लेती है। यस सर। उसी तरीके से आया कि जजों की जो अपॉइंटमेंट होगी वो एक कमीशन करेगी यूपीएससी की तरह, उसका नाम रखा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये तो मतलब लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया, बिल पास हो गया, लेकिन कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये नल एंड वॉइड है, अल्ट्रा वायर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के इन कंसोनेंस में नहीं है, और उसको खारिज कर देती है। कानून तो बना दिया था उसने, किसने?
सरकार ने या लेजिस्लेचर ने, लेकिन उस कानून को रिव्यू करके खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भारत में बहुत अधिकार दिए गए हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के तहत, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। क्या चीज को, चाहे तो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी डिसीजन को या फिर एग्जीक्यूटिव के किसी एक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। समझ में आई आप लोगों को? आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। फाइन। फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी किस देश से लिया गया है? जर्मनी। मूल अधिकारों को खत्म करने के लिए जर्मनी से लिया गया है। फाइन। लेकिन एक और बात है, भारत के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और बताया गया कि इमरजेंसी भले ही लग जाए, आपातकाल लग जाए, लेकिन आपके दो अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई सरकार नहीं छीन सकती है। वो दो आर्टिकल कौन से हैं जिसको कभी फंडामेंटल राइट्स का, वो दो आर्टिकल है जिसको इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जाता है। पता है आपको? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, याद रहेगी? यस सर। नहीं याद रहेगी। रहेगी सर। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, खैर इस पे बाद में चर्चा होगी, है ना। अभी इतना ही। आर्टिकल 20 और 21 को क्या नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। कब? इमरजेंसी लगा दीजिएगा फिर भी। और इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने का इमरजेंसी के टाइम कहां से लिए? जर्मनी से लिए। जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट कहां से लिए? अमेरिका से लिए ना जी। अमेंडमेंट करने के लिए कहां से लिए? अफ्रीका से लिए। गजब का संविधान है, सब देशों से कुछ कुछ हम लोग ले लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं कहीं से? यस सर, आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सर 4। 4 है। डीपीएसपी होता क्या है जी? नहीं पता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत बढ़िया। डीपीएस के मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसा है रजनी कि ये दरअसल स्टेट को बोलता है, संविधान बोलता है, राज्य से कहता है कि आपको, अभी हम संविधान में कुछ प्रोविजंस को नहीं लाए हैं, लेकिन आपको अपने जो कानून बनाएंगे या शासन करेंगे, आप इन आर्टिकल्स का विशेष ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट विलेज रिपब्लिक। आर्टिकल 40, 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नाम से ही जाहिर है ये राज्य को क्या करता है, निर्देश देता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। बिहार के अंदर शराबबंदी हो गई है ना? यस सर। यस सर। हो गई है। यस सर। यस लिकर सर। बैन है वहां पे। तो जो बैन है वो दरअसल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है कि बैन होना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए कि जिससे लिकर क्या हो, बैन हो जाए। राज्य को कहा गया कि आप जो है विलेज रिपब्लिक, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था 73rd अमेंडमेंट 1992 में आ रहा है, उसकी बात भारत के संविधान ने बहुत पहले कर दिया था कि आपको करना चाहिए। आर्टिकल 40 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है आप लोगों ने? समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कहता है कि भारत में चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का, उसका एक समान कोड होना चाहिए, समान बिल होना चाहिए, सिविल प्रोसीजर समान होना चाहिए सबका। ठीक है, सबकी, जैसे कि क्या है कि शादी विवाह तलाक सबका अलग अलग है, हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग। तो एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए जो भारत के हर नागरिक पे समान रूप से लागू हो। ये भारत का संविधान कहता है, अनुच्छेद 44 कहता है। लेकिन एक मजेदार बात देखो क्या है कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जब तुम पढ़ोगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहता तो है लेकिन इसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता है। यानी कि मान लो अगर कोई राज्य अगर लीकर बैन नहीं कर रहा है तो उसको कोर्ट में कोई नहीं घसीट सकता है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, संविधान में लिखा हुआ है, क्योंकि वो नॉन जस्टिसिएबल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका राज्य हनन करेगा, आपको मान लीजिए कि आर्टिकल 19 में क्या लिखा है
कि आप कहीं भी घूम सकते हो, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हो, है ना। तो अगर उसका हनन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, देखो भाई साहब ऐसे ऐसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। आपका राइट टू लाइफ, आपको मान लो कि जीने का अधिकार कोई छीन रहा है, जीवन जीने का, तो आप कोर्ट जा सकते हो। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, आर्टिकल 15 कहा कि सिद्धि लड़की है, इसको कम्यून गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे, तो सिद्धि तुरंत जा सकती है कहाँ पे, कोर्ट जा सकती है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय जेंडर। तो सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इस सब के आधार पे, मान लीजिए कोई दलित है, उसको जाति के आधार पे अगर कोई उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो कोर्ट जा सकता है। उसी तरीके से आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सब कौन से आर्टिकल्स हैं? फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स मतलब ऐसे चीज जिसके लिए आप अगर हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए। तो भारत जैसे मुल्क में जो आप और हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं, खुले हवा में जो सांस लेते हैं, या हमको आपको कोई ऐसे ही नहीं बंद कर दे रहा है, या हमारी आपकी बोलने की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आपका भारत का संविधान। उस संविधान ने आपको और हमको ये इजाजत दी है, उसने ये हमें अधिकार दिया है कि हमारी और आपकी सुरक्षा की वो गारंटी लेता है। हमारी और आपकी सुरक्षा पे जब भी कोई संकट आएगा तो हम और आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 याद रखना आप लोगों को। आर्टिकल 32 यूज करेंगे और सीधे चल जाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट चल जा सकते हैं। मान लो कि अदिति को क्या करा हमने कि अदिति के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया किसी चीज पे, ठीक है, या अदिति को कह दिया कि आप ये ऑक्यूपेशन लो या ये करो, या उसके किसी भी फंडामेंटल उसके जीने का अधिकार को मैं हनन कर दिया, तो तुरंत अदिति रातों रात सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है आर्टिकल 32 के तहत। और उसी तरीके से जब अदिति का मन होगा कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जाऊं, मैं पटना हाई कोर्ट चले जाती हूं, तो वो यूज करेगी आर्टिकल 226 को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इसको रिट भी बोलते हैं, ठीक है। रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं आप, फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे डायरेक्टली आप कोर्ट में जा सकते हैं। 32 में किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जाएंगे। वाह, हाई बहुत कोर्ट। बढ़िया। 226 पे किसके पास जाएंगे? तो कोर्ट के पास जाएंगे। अरे यार मेरे भाई, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। हाई कोर्ट। और 32 में किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जस्टिस हैं अभी? 34। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? अरविंद बोबड़े। अरविंद अरविंद बोबड़े। शरद है, शरद अरविंद बोबड़े। बढ़िया। कौन से वो नंबर पे चीफ जस्टिस है वो? 49, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41। 47। अब बोल दो ना, कोई किसी का तो सही होगा ही। 47। ठीक है, बढ़िया है। हाँ। कुछ समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो आगे पढ़ते हैं। कुछ भूख तो नहीं लगी आप लोगों को? नो सर। नो सर। वाह, बहुत बढ़िया है, लग रहा है खा पी के बैठे हैं आप लोग। ठीक है, तो अब है कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी, वो पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इट इज थ्रू आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल 44 इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, फाइन, एंड अदर these rights under article 36 to 51 are non justiciable, यानी कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बट इफ फंडामेंटल राइट्स आपका उल्लंघन होता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32 टू सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 टू हाई कोर्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट वी हैव borrowed from the Australian constitution. तो we have borrowed concurrent list, समवर्ती सूची,
or those in the Hindi medium. So what is this concurrent list? You very well know. Let me first remind you ki how many official languages are there recognized by the Indian Constitution? 22. 22. Very fine, Rajni asked time puja. So this is 22 languages been recognized by the Indian Constitution, and in which schedule Indian language is there? 8. 8. What? 8. Sorry? 8, sir. 8 sir, 8. Fine. And through which schedule there is separation of 3 lists: state, concurrent and the central list? किस schedule में है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची? 7. 7. Fine. What is this list now? 7 schedule समझ गए, 8 समझ गए, 9 समझ गए, आपको पता है बाकी 9th 10th के बारे में भी पता है, 52nd Amendment 1985 एंटी डिफेक्शन. सो नाउ कंकरेंट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं. ये 7 शेड्यूल में 3 तरह की सूची बन गई. ये कंकरेंट हमने लाया कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लाया. ये दरअसल क्या होता है, देखो कुछ चीजों पे कानून बनाने का अधिकार हमने संसद को दे दिया और कुछ चीजों को कानून बनाने का अधिकार हमने राज्यों को दे दिया, ठीक है. और कुछ चीजों पे हमने कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को दे दिया. दोनों बनाओ. फाइन. जैसे एजुकेशन, शिक्षा. फाइन. शिक्षा का अधिकार, शिक्षा जो है, शिक्षा का अधिकार बोल रहा हूं, इसको हमने डाल दिया कंकरेंट लिस्ट में. 1976 में 2 हमने इसको डाला. तो इसमें क्या होता है कि राज्य भी कानून बना सकती है शिक्षा पे और केंद्र भी बनाता है. लेकिन सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? नीतीश कुमार को है. नो सर. किसको है? मोदी जी को है ना. सेंट्रल को. ठीक है, सेंटर को है. तो ये सेंट्रल लिस्ट हो गया. ऐसे मैटर्स जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है वो क्या हो गई? सेंट्रल लिस्ट. ऐसे मैटर्स जिसपे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेट कर सकती है वो कौन सा हुआ? स्टेट लिस्ट. और जिसपे दोनों कर सकती है? कंकरेंट. ठीक है, याद रहेगा. यस सर. इसमें एक और चीज जो याद रखना मैं आपको बता देता हूँ. देखो ये याद रखना, ये नंबर याद रखना. यूनियन लिस्ट में जब भारत का संविधान था तो 97 आइटम थे टोटल जिसपे कानून बना सकते थे. 97. ठीक है. राज्य की सूची में 61 विषय दिए गए. ठीक है. और 52 सब्जेक्ट्स थे कंकरेंट लिस्ट में. कंकरेंट लिस्ट कहां से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया. फाइन. जैसे डिफेंस है, आर्मी है, भारत का वैदेशिक संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, भारत के जितने रेलवेज है ना. रेलवे क्या है? केंद्र का सूची, केंद्र में आता है वो, राज्यों को उस पर अधिकार नहीं होती है. हाईवेज जितना है, नेशनल हाईवेज, ये किसका अधिकार में है? केंद्र के. जबकि राज्य पे क्या है? पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, ये सब होता है. हॉस्पिटल जितने भी हैं, डिस्पेंसरीज हैं आपके स्टेट में, ये सब राज्य देखता है. इस पे केंद्र का कोई अधिकार नहीं होता है ना. राज्य का पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, बिहार पुलिस सेवा, ये सब क्या है? स्टेट का मैटर. इस पे केंद्र कुछ नहीं करने वाला है. लेकिन हाँ, आर्मी वार्मी का मैटर है तो उस पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट बनाएगी. और शिक्षा पे सब बना सकते, दोनों बनाएंगे, मिलके बनाएंगे. शिक्षा पे, जंगल, फॉरेस्ट, दोनों का अधिकार है, राज्य का भी, केंद्र का भी. शादी करेंगे वो भी दोनों का है. मैरिज जो है ना वो स्टेट और सेंटर दोनों का लिस्ट में आता है, कंकरेंट में आता है. कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी है. अब सवाल है कि मान लीजिए कोई विषय पे केंद्र भी कानून बना दिया और राज्य भी बना दिया, तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का. क्यों? मोदी जी के आप लोग फैन है क्या? ऐसा क्यों? बताओ तो यार, क्यों होगा?
अरे सिंपल सी बात है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कैसा होगा। एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लिखो, कॉपी पे नोट डाउन करो, आर्टिकल 249। ये आर्टिकल जो है 249 ये पावर देता है पार्लियामेंट को, भारत की संसद को ये पावर देता है कि वो राज्य के सूची पे भी कानून बना सकता है अगर वो राष्ट्रीय हित में जरूरी है तो। यानी भारत के संविधान को के अंदर केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? यस सर। देखो अभी क्या बोलते हैं कि 3 सूची में बांट दिए 7 शेड्यूल में, और फिर कहते हैं कि अगर दोनों में लड़ाई होगी तो केंद्र वाला कानून चलेगा, और ऊपर से एक और आर्टिकल भी दे दिए 249 जिसमें कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो अगर राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है तो वो स्टेट लिस्ट के मामले में भी कानून बना सकता है। तो किसका पलड़ा भारी है भारत में? सेंट्रल का। सेंट्रल का। सेंटर का। बढ़िया। और ये जो हमने बताया आपको कि सेंटर का है, और सेंटर बहुत पावरफुल है इंडिया में, आर्टिकल 249 की बात की, 7 शेड्यूल की बात की, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया में हमने सेंटर को मजबूत कर दिया, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये किस देश के संविधान से हमने लिया है ये बताओ, बुझो तो जाने। सर कनाडा से फेडरेशन। ले भैया, पूछ रहा हूं कुछ, जवाब कुछ। सर सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन। हम पूछ रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने लिया है ना, हमारा केंद्र मजबूत हो गया आर्टिकल 249 के थ्रू, 7 शेड्यूल के थ्रू, ये हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया है? ब्रिटेन। सर इंडिया। क्या? इंडिया। इंडिया। इंडिया से लिए है। वाह, भारत के संविधान में भारत से लिया गया है, बहुत बढ़िया। ऐसा है कि ये स्ट्रॉन्ग सेंटर जो होगा ये हमने ले रखा है कनाडा से, है ना? कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना आप लोगों को, एक बार कंफ्यूजन में क्रिएट कर सकता हूं बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपको जो पता है वो पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। ये हमने कनाडा से लिया है। और जो आपने कहा ना, किसने कहा इंडिया, किसने जवाब दिया है? मैंने, वो फेडरल स्कीम है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Yes, that's what I was talking about, अदिति। एक्चुअली अदिति की भी आंसर बहुत हद तक इसीलिए सही है क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने बोरो करा है इंडिया से नहीं, ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है? और वो ब्रिटिश इंडिया में जो हमारा लॉज है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, उससे हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है। और उस फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर मजबूत हो ये ले लिया है। रजनी, वो शायद रजनी आज आंसर ना ऑस्ट्रेलिया, वो कनाडा, तो वो हमने कनाडा से ले लिया, ठीक है? समझ में आई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन अभी तक है? नो सर। नो सर। पक्का हर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सिटीजनशिप से लेकर लिस्टिंग क्या है क्या नहीं है? यस सर। फाइन फाइन। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन से कुछ लिया हमने? सर फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है और कितने ड्यूटी है इंडिया के अंदर? सर 11 ड्यूटी। 11 ड्यूटी। एंड व्हाट इज दैट आर्टिकल व्हिच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? सर 51A। 51A। 51A of the Indian Constitution talks about the fundamental duties. And what was that committee which recommended to have fundamental duties in the Indian Constitution? What is the name of that committee? Swan Singh Committee. Fine, we talked about this in the last class. So it is Swan Singh Committee. Fine. So Britain has a single citizenship or dual citizenship? सर सिंगल। सिंगल सिटीजन। Okay, fine. And United States of America has? डबल। सर डुअल सिटीजनशिप। And India? सिंगल। सिंगल। सिंगल।
Very good, excellent answers, everyone. Now, from where we have borrowed the concept of liberty, equality, and fraternity? These three trio, very important. सर ब्रिटेन आई गेस फ्रांस से फ्रांस या ब्रिटेन French, Britain, French, France or France? France. So actually this liberty, equality, and fraternity was the mantra, it was the chorus for the French Revolution, which happened in which year? No idea, sir. 1779. 1779. Are you sure? 1979. What? 1979. Wow, बहुत बढ़िया. 2079. 1789. Fine, Aditi is very right. 1789, and it was, I think, 4th of July 1789, in which Bastille Fort was destructed. 14 July. 14 July, yes, again, I think someone has corrected me last day also. So it was 14th of July, French Revolution took place. And when was American Revolution took place? अमेरिकी की क्रांति कब हुई थी? तो 1776 65 क्यों हुई थी? अमेरिकन क्रांति का क्या मतलब है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? कॉमन सेंस बताओ, क्या मतलब? एक छोटे सी, इसमें कोई टेक्निकल वाली बात नहीं है, बहुत कॉमन सा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या होता है? वहाँ के मूल निवासी जो भी थे शायद उनको परेशान किया जाता था। अच्छा, मूल निवासी, मूल निवासी। यार कुछ आप लोग पढ़ो भाई, खैर अब क्या बोलूं मैं। सो अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक्चुअली इट वाज एन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। वी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ना अगेंस्ट ब्रिटिश, सो वी नेम्ड इट इंडियन नेशनल मूवमेंट। कहते हैं ना हम लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम। उसी तरीके से अमेरिका में क्रांति हुई थी, इसीलिए क्रांति हुई थी। दे वर ऑल्सो एक कॉलोनी, पता है आपको? अमेरिका भी गुलाम था, किसका? उसी का जिसका हम थे, है ना? तो वो गुलाम था। तो अमेरिकन एक्चुअली 13 कॉलोनीज जो थे वो लोग एकजुट होते थे, अमेरिका में कॉलोनीज था। जबरदस्त बात ये पता है आपको अमेरिका कैसे बना था? अमेरिका एक्चुअली क्या था ना, ब्रिटेन के जितने लोग क्रिमिनल्स होते थे, पॉकेट मार, चोर, रेपिस्ट और मर्डरर्स जितने होते थे, तो ऐसे ब्रिटेन के जितने लोग थे उनको ब्रिटेन क्या करता था, जाके अमेरिका बहुत बड़ा जगह था वहां पे छोड़ आता था। एक तरीके को प्रिजन था, ठीक है? दुनिया मतलब जहां जहां लोग क्रिमिनल्स थे सबको पकड़ के ब्रिटेन भेज देता था अमेरिका में। उसी अमेरिका के लोगों में एक बहुत अच्छी कलेक्टिवनेस बन गई, उनकी 13 कॉलोनीज साथ आ गई और इन्हीं अंग्रेजों को पहले वहां से मार भगाए ये लोग, ठीक है? उसी को कहते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जिसमें इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे और ये अमेरिका की क्रांति की लड़ाई के बहुत बड़े सेनानी थे, योद्धा थे, है ना? तो इन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर अंग्रेज बाहर चले जाते हैं इनके देश को छोड़ के, और फिर ये लोग अपने देश को, मुल्क को बनाते हैं। 13 कॉलोनीज मिलके जो है ना एक मुल्क बनता है, उसी का नाम पड़ता है फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, किन देशों के साथ? एक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना आप सभी को, कोशिश करना अमेज़न पे शायद आप लोगों को मिल जाए, एक ना वर्ल्ड मैप और एक इंडिया का मैप, ठीक है? दोनों परचेज कर लो और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने या जहाँ पढ़ाई करते हो उसको रखो, प्लीज रखो। जीएस मजबूत करना है तो ये बहुत बड़ा आपके लिए बहुत जरूरी है।
और अभी से इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि किस तरीके से उसको पढ़ना है कि आपको पूरा ज्योग्राफी समझ में आएगा, और बिना मैप के कोई ज्योग्राफी नहीं होती है। जैसे मैंने पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करता है, तो आपको एकदम दिमाग, जब आप देखोगे ना 3-4 बार दिन में देखोगे मैप पे, तो आपको एकदम एक लाइन से स्टेट याद हो जाएंगे। तो आप में से कौन कौन लेने वाला है मैप, और कौन कौन पढ़ने वाला है उसको? सर मेरे पास है। मेरे पास भी है सर। फाइन, तो आप लोग ऑलमोस्ट मुझे लगता है पास आउट हो ना सारे? यस सर। यस सर। फाइन फाइन, तो 1 मिनट रुको। तो हमने कुछ आज टॉपिक्स को डिस्कस करा है, और आप लोगों को सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद करके रखना है नेक्स्ट क्लास के लिए। भारत के संविधान में कौन क्या चीज कहाँ से ली गई है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखोगे ना? सारा कुछ याद कर लेना इसमें से जो भी पॉइंट्स है। जीएस के जो टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस करे उसको भी याद रखो। एग्जामिनेशन में देखो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब एक कॉमन सेंस की एग्जाम है, और कॉमन सेंस वही होती है जो हमने अभी 1-1.5 घंटे डिस्कस करी है, यही कॉमन सेंस है। जैसे ब्रिक्स की बात कर रही है हमने, रशिया की बात की तो ट्रेन वाली बात आ गई, या हमने ब्रिक्स कब एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ हुआ, ये सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। समझ रहे हो? ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। जीएस इज जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, जनरल अंडरस्टैंडिंग की मतलब एक जो घट रही है उस पर एक कॉमन आपकी एक क्या नजरिया है, आप क्या समझते हो, ये होता है जीएस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है और इसी तरीके से आपको सारी चीज याद रखना है। ईडब्ल्यूएस है तो कौन सा अमेंडमेंट है, ऐसा वैसा आपको याद रखना है ना। तो एक जस्ट ठीक है ना। तो आप लोगों को खाना भी खाना होगा, और आई थिंक किसी ने मैसेज भी कर रखा है कि जाना है। तो फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, and probably from the next class Vaishnav sir will also be available to teach you general science and mathematics, and I hope कि आपकी सारी classes जो है बहुत punctually चल रही है। For any doubt, for any query related to your entrance, related to your preparation, related to study materials and anything, you can always contact your course coordinator Mr. Himanshu sir, and he will always give you the best advice regarding the course, regarding the structure, regarding your syllabus. So get in touch with him for any problem, and for any query related to GS you can always text me, and I will try to reply and respond as soon as possible. So we leave it to here for today, and from the next class we will move onwards. Thank you, good night, bye bye.